हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक भारत। तो महत्वपूर्ण बिंदुएं बिल्कुल बेसिक, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पहले समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पूर्ण जागरण काल के बारे में। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, कोलंबस वास्को डी गामा के बारे में, पूंजीवाद क्या होता है इसके बारे में, बंगाल का नवाब के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी के बारे में, दक्कन विद्रोह के बारे में, बेगारी और बंधुआ मजदूर किसको कहा जाता था, मुक्त व्यापार की नीति, उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत बिल्कुल बेसिक, जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो फर्स्ट आपका है भैया प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और तीसरा आधुनिक। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें तो आधुनिक युग को जन्म देने अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? आधुनिक युग को जन्म देने अनेक परिवर्तन, जो बहुत सारे परिवर्तनों की शुरुआत हुआ, वो सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूरोप। थर्ड पॉइंट, 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्ण जागरण कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन, यदि क्वेश्चन सबसे पूछे कि 15वीं शताब्दी में इटली में कौन सा नया आंदोलन हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण जागरण काल। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है? प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना, इसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक पद्धति। प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में 1492 में अमेरिका की खोज की। कभी कभी पूछ लेता है कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की और वो कहाँ का रहने वाला था भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। 6 पॉइंट की बात करें हम लोग तो देखते हैं 6 नंबर, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा। पुर्तगाल के नाविक कौन? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक की खोज समुद्री मार्ग से की थी। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक की खोज समुद्री मार्ग से की थी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट, तो देखिए 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। 15वीं शताब्दी का जो अंत हुआ, यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। कैमरे का इस्तेमाल भारत में 1850 ईस्वी के दौरान हुआ। कैमरे का इस्तेमाल भारत में किस दौरान हुआ? तो 1850 ईस्वी के दौरान हुआ। पॉइंट नंबर 9, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। क्वेश्चन समझिए, इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की है? तो आंसर आपका हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 को। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का
नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अब बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। क्या होता है? कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया गया जिसके बाद यह लगान 10 वर्षों के लिए तय किया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब समझते हैं। इसमें 45% अंग्रेज ले लेते थे, 15% जमींदार और 40% किसान। स्थाई बंदोबस्त में हुआ 45% कौन? अंग्रेज, 15% जमींदार, 40% आपका किसान। 40% किसान, 15% जमींदार और 45% क्या हुआ? अंग्रेज। तो ये हो गया आपका अस्थाई बंदोबस्त। कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया गया जिसके बाद यह लगान 10 वर्षों के लिए तय किया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो 45% अंग्रेज, 15% जमींदार और 40% किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसके बाद आया। एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से शुरू किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे शुरू हुआ? दक्षिण और पश्चिम भारत में। किस भारत में? दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से शुरू किया। इसमें किसानों के साथ साथ सीधा करार किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसमें किसानों के साथ साथ सीधा करार किया गया। ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान जो थे वो मालिक हुए। ठीक है, मतलब उनसे ही जो कुछ होगा, जो बचेगा उसको दिया जाएगा भाई कर के रूप में। लेकिन मेन किससे करार किया गया? किसानों के द्वारा। नोट, इस व्यवस्था में लगान उपज के आधार पर तय हुआ। इस व्यवस्था में लगान कैसे तय हुआ? उपज के आधार पर। इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक माना गया था। अगला बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? उपज से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया गया। उपज से खेती के खर्च को घटाकर, उपज से खेती के खर्च, मान लीजिए कि सर आपका जितना उपज हुआ उतना में से खेती का जो खर्च है उसको क्या करना है? घटा करके जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया गया। किसमें? महलवाड़ी व्यवस्था में। उपज से खेती के खर्च को घटाकर, इस पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा, उपज से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया गया। जितना उपज होता था उस खेती के खर्च को घटा करके उसका 50%। अब बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ शुरू हुआ। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके के बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था में पूछ लेगा आपका जगह पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके के बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? महाल कहा जाता था। अब इस जोड़े को मिलाते हैं, बिल्कुल आप सही मिलाइएगा। तो बताइए, ये आपका है महलवाड़ी, नील दर्पण, नगदी फसल, स्थायी भूमि व्यवस्था। इधर है 1793 बिहार, दीनबंधु मित्र पंजाब। मैच कीजिए सर। तो देखिए, महलवाड़ी अभी मैंने बताया, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? घ, यानी क्या हो जाएगा? पंजाब। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। अब स्थायी भूमि व्यवस्था जो है वो 1793 और नगदी फसल बिहार। तो ये मैंने मैच कर दिया। महलवाड़ी कहाँ हो गया? बोलिए मेरे साथ। पंजाब। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नकदी फसल बिहार और स्थायी भूमि व्यवस्था 1793। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। महलवाड़ी कहाँ? पंजाब।
अब समझते हैं नकदी फसल क्या होता है। नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसमें खेतों से व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। ऐसे फसलों को क्या कहा जाता है? नकदी फसल। बोलिए मेरे साथ, कौन सा फसल? नकदी फसल। नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से व्यापारियों द्वारा खरीद दिया जाता है, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। अब बात करते हैं 1875 का दक्कन विद्रोह के बारे में। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली लागू थी। यहाँ किसान ऊंची दर के कारण परेशान थे। किसानों ने इस विद्रोह में महाजन पदों को अपना निशाना बनाया। उनके लाल बही दस्तावेजों को जला दिया गया, जिनमें उनका सब हिसाब था, मतलब काम खत्म कर दिया। लोग सब रखा था, सब हिसाब किताब वाला ध के का किया, सब जला उला दिया। जयराम जी की काम खत्म कर दिया सब। 1875 का दक्कन विद्रोह यही था सर। फिर से समझते हैं बढ़िया से। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। इन क्षेत्रों में कौन सी प्रणाली लागू थी? रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। यहाँ किसान ऊंची दर के कारण परेशान थे। किसानों ने इस विद्रोह में महाजन पदों का अपना निशाना बनाया। उनके लाल बही दस्तावेजों को जला दिया गया, जिनमें उनका क्या था भैया? सब हिसाब था। बात करते हैं वन विभाग की। सन 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। 1865 में वन अधिनियम बना, इसलिए कि सब पेड़ों में काट देगा सब, इसलिए जल्दी से क्या बनाया? सब अधिनियम बनाया। अब बात करते हैं सर बेगारी और बंधुआ मजदूर में क्या डिफरेंस है। बिना वेतन या मजदूरी के काम करना बेगारी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेगारी। बिना वेतन या मजदूरी के काम करना, बिना वेतन मतलब आपका पैसा वैसा मिले वाला ना है, तो बेगारी किसको बोलते हैं? बिना वेतन या मजदूरी के काम करना। अब बंधुआ मजदूर क्या होता है? कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज के रकम सूद समेत ना चुक जाए। देखिए कितना खतरनाक होता है बंधुआ मजदूर। कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर, मतलब कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर तब तक काम करते रहना है आपको जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत, मतलब वो तो चुक जाए, उसके बाद सूद वाला भी लेगा वो, या मतलब जाने लेके छोड़ेगा। ये सब मुक्त व्यापार की नीति को सर समझते हैं आसानी से। मुक्त व्यापार की नीति भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1863 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। मुक्त व्यापार नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। मुक्त व्यापार नीति, इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। ये अच्छा था भाई, एक तरह से मुक्त व्यापार की नीति के भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार जो था, बस एक का अधिकार था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलो ठीक है। बात करते हैं सर उद्योग की। सन 1850 के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे। सबसे पहले बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग था, दूसरा जूट उद्योग, तीसरा था कोयला उद्योग। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन था? मुंबई। जूट और चाय का मुख्य उद्योग केंद्र बंगाल था। ठीक है, तो ये सर हम लोगों ने जाना आधुनिक युग के शुरुआत के बेसिक के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, कोलंबस वास्को डी गामा के बारे में, पूंजीवाद के बारे में, बंगाल का नवाब टीपू सुल्तान, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, दक्कन विद्रोह, बेगारी, बंधुआ मजदूर के बारे में जाने, मुक्त व्यापार नीति के बारे में जाने। अब ये बताइए सर, एक क्वेश्चंस का आपको लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पूर्ण जागरण काल की शुरुआत कौन सा देश से हुआ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।